सही है, लाइव नहीं ना, लाइव तो नहीं है अभी है। ठीक, ये बंद कर दे। अरे इसको ये ना मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो मैंने पीछे से निकाला इसको ऑन करने के लिए, तो ये बंद हो गया। तो वो डायरेक्ट आवाज आ रही है? हैं? अरे यार, अच्छा इसका कोई यूज नहीं है, कट कर देना, ठीक है। और इसका वाइट पेज, चलो कोई अकाउंट्स खोल लिया इसमें तो यार। चलिए बच्चों, तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टेटस, हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेबल एंटिटीज, और हम लोगों ने कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई का स्टडी कर लिया था। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थोड़ा रिवीजन आप भी कर लोगे, तो वो रिवीजन आप लोगों ने भी कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाइए इंडिविजुअल का, और हमने इंडिविजुअल के लिए भी कुछ प्रोविजंस पढ़ लिए थे, हमने 6.1 कर लिया था। बट आइए थोड़ा 6.1 के बारे में डिस्कस कर ले। 6.1 क्या कहता है कि अगर सेक्शन 6.1 में जो दो बेसिक कंडीशंस दी गई हैं, क्लॉज ए क्लॉज बी में, अगर कोई इंडिविजुअल इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल कर देता है तो वो इंडिया में टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट ट्रीट हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द फर्स्ट कंडीशन इज इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मिनिमम 182 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में मिनिमम 182 दिन का स्टे किसी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में दे देता है तो हमारे टैक्स पर्पज के लिए इंडिया का रेजिडेंट है। मैंने पढ़ा दिया था तो मैं थोड़ा इसको स्पीड अप कर रहा हूं, ठीक है। एंड द सेकंड कंडीशन इज इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर मिनिमम 60 डेज प्लस 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर देता है इंडिविजुअल तो वो टैक्स पर्पज के लिए इंडिया में रेजिडेंट हो जाता है, ठीक बात है। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो इंडिया में नॉन रेजिडेंट ट्रीट होगा। और आपको पता है जैसे ही आपने उसको नॉन रेजिडेंट कहा, सेक्शन 5 हमारे सामने आता है और कहता है कि एक नॉन रेजिडेंट की सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगी, सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगी। किसको बोलते हैं इंडियन इनकम? बताओ बताओ, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अगर कोई इनकम अक्रू अराइज इंडिया में है या फिर इंडिया में रिसीव है, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो इनकम इंडिया में इंडियन इनकम ट्रीट होगी। और इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस, चाहे आप रेजिडेंट ऑर्डिनरी हो, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेजिडेंट हो, irrespective of your status, Indian income always taxable in India as per the provision of section 5 of IT Act 1961. So how to determine
a particular income is Indian income or foreign income. We need to check the source of income. तो अगर सोर्स इंडिया में सिचुएटेड है, अगर प्रॉपर्टी से कोई इनकम आती है और वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, या फिर किसी एसेट से इनकम आती है और वो एसेट इंडिया में है, तो उससे कमाया हुआ इनकम इंडियन इनकम होगा। या फिर चलो मान लो अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया है, अर्न आउटसाइड इंडिया है, एसेट आउटसाइड इंडिया है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, सोर्स आउटसाइड इंडिया है, लेकिन अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, और बेटा याद रखिएगा रिसीव मतलब फर्स्ट रिसीट, हम लोग रेमिटेंस की बात नहीं कर रहे, हम ट्रांसमिशन ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहे, रिसीट का मतलब फर्स्ट रिसीट। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उस इनकम को हम कहते हैं इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस हमारे हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। ठीक बात है। तो अगर कोई इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगी, लेकिन जैसे ही वो रेजिडेंट बन गया तो हमारी मुसीबत बढ़ गई। हमको ये देखना होगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हमें अब आगे चल के देखना होगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन उससे पहले बताया था मैंने आपको कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे सेकेंड बेसिक कंडीशन को हमें इग्नोर करना होता है। वैसे तो एक इंडिविजुअल का स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेक्शन 6 में 6(1) के अंदर 2 क्लॉजेस दिए गए हैं, लेकिन जो सेकेंड क्लॉज है वो कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब उस केस में आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी पड़ती है, मतलब 182 डेज का क्लॉज चलेगा। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, नंबर 1, Indian citizen leave India for the purpose of employment outside India. Indian citizen leave India for the purpose of employment outside India. इस केस में सेकेंड बेसिक कंडीशन काम नहीं आएगी, हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल करना होगा, मतलब 182 डेज का क्लॉज ही देखना होगा। ठीक बात है। वैसे ही सेकेंड एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन leave India as a crew member of Indian ship. Indian citizen leave India as a crew member of Indian ship. इस केस में अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, छोड़ के मतलब इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट, अगर आप इंडियन शिप पे जॉब करते हो तो जॉब के सिलसिले में इन रिलेशन टू जॉब आपको बाहर जाना आना पड़ता होगा, तो उस केस में हम आपके लिए 182 डेज चेक करेंगे, ना कि 60 + 365। एंड थर्ड वन, इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम ऑन विजिट टू इंडिया। अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो परमानेंटली आउटसाइड इंडिया सेटल हो गया किसी भी वजह से, और वो अपने कंट्री में घूमने के लिए आता है, विजिट के लिए आता है। विजिट का मतलब होता है बेटा यहां पे इंटेंशन टू रिटर्न बैक, मतलब वो वापस जाएगा, वो परमानेंट इंडिया में नहीं आ रहा है, घूमने फिरने के लिए आ रहा है, फिर यहां से चला जाएगा। उस केस में हम लोग चेक करेंगे कि इंडिया में क्या वो 181 डेज रह के चला गया तो उसको हम नॉन रेजिडेंट ट्रीट करेंगे, और अगर उसने इंडिया में 182 डेज का स्टे दे दिया तो उसको हम लोग फिर रेजिडेंट ट्रीट कर लेंगे। तो ये 3 एक्सेप्शन है। थर्ड वाले में कुछ और बातें हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे जो अमेंडमेंट लास्ट कुछ ईयर्स में यहां पे आई हैं। तो ये 3 केसेस के अंदर हम 63, 65 नहीं देखते। नंबर 1, इंडियन सिटीजन लिव इंडिया एज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सेकेंड वन, इंडियन सिटीजन लिव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। एंड थर्ड, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिट इंडिया। ठीक बात है बेटा। तो इन केसेस में हम सिर्फ 182 डेज का स्टे चेक करते हैं। बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम इंडिया में स्टे चेक करेंगे ना, तो जिस दिन वो इंडिया में एंटर करेगा, जिस दिन वो इंडिया में एंटर करेगा उसको हमें काउंट करना है, और जिस दिन वो इंडिया लीव करके जाएगा, छोड़ के जाएगा, उसको भी काउंट करना है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, अगर हम स्ट्रिक्ट लीगल प्रोविजन के हिसाब से जाएं तो हमें आवरली बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है। 24 आवर्स को हम एक दिन ट्रीट करते हैं, लेकिन
क्योंकि आवरली बेसिस पे का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता, तो इसीलिए हम लोगों को लॉ मेकर ने सजेस्ट किया है कि आप एक काम करें, जिस दिन वो इंडिया आता है उसको भी एक दिन काउंट कर लें, और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाता है उसको भी एक दिन काउंट कर लें, और इस हिसाब से आप अपना स्टेटस कैलकुलेट कर लें। एक और बात ध्यान रखनी है, इंडिया में रहना जरूरी है, इंडिया में कहां रहते हो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस 182 डेज नहीं चाहिए। ये जो स्टे इन इंडिया की बात है वो है कि आप इंडिया में आते हो जाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो आउट ऑफ 365 डेज देखेंगे कि 365 डेज में आप कितने टाइम इंडिया में थे, ऐसे चेक करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, इस प्रोविजन में मोदी सरकार ने एक मेजर चेंज किया। जो थर्ड एक्सेप्शन है ना, जो थर्ड एक्सेप्शन कौन सा वाला, कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट पे आता है तो हमें 182 डेज देखना होगा, ना कि 60 प्लस 365। उसमें एक अमेंडमेंट आया था कुछ साल पहले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हॉट बन गया है। अब मैं वो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और उसके लिए हम लोग बुक रेफर करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि थर्ड केस में दो पार्ट है, एक तो 182 डेज वाला और दूसरा 120 डेज प्लस 365। तो हम ये पढ़ेंगे अब कि कौन से केस में हमें चेक करना है 182 डेज और कौन से केस में 120 डेज प्लस 365। सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया विजिट पे आता है, तो पहले स्टेट फॉरवर्ड एक प्रोविजन था, पहले हमारे पास स्टेट फॉरवर्ड एक प्रोविजन था कि हम लोग लिखने पे जाना हो तो सीधा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए पेज नंबर 2.2 आपके पास अगर हमारा पीडीएफ है, हमारी बुक्स है, तो उसके पेज नंबर 2.2 पे हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वाला पार्ट, अगर कोई इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट पे आता है। पहले तो इसके लिए एक सिंगल प्रोविजन हुआ करता था कि इस केस में हम 182 डेज देखेंगे, लेकिन अब इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट पे आए हो, तो आपके लिए दो प्रोविजन है। नंबर 1, रेजिडेंट बनाने के लिए या तो हम 182 डेज देखेंगे, या फिर रेजिडेंट बनाने के लिए हम 120 डेज प्लस 365 देखेंगे। 60 वाला तो नहीं होगा। अब समझिए कि कहां पे 182 डेज देखेंगे और कहां पे हम 120 प्लस 365 देखेंगे। देखो, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया विजिट पे आए हो, और जिस ईयर में आप इंडिया विजिट पे आए हो, अगर उस पर्टिकुलर ईयर में आपकी इंडियन सोर्स से टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये कंफर्म हो जाता है कि जिस पर्टिकुलर ईयर में आप इंडिया विजिट पे आए हो, अगर उस ईयर में इंडियन सोर्स से आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में हम आपके लिए चेक करेंगे 120 डेज इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर्स। ठीक बात है। देखिए स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, कहता है कि अ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who comes on a visit to India during the previous year, visit means such a person shall return back. However, such person having total income other than income from foreign source, और अगर टोटल इनकम से मैं फॉरेन सोर्स के इनकम को माइनस कर दूं तो कंक्लूजन निकल के आता है कि इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, कहता है exceeding 15 lakhs during the previous year will be treated as resident in India if the
पीरियड ऑफ हिज स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज और मोर। अरे भाई, अगर 182 दिन इंडिया में स्टे दे देगा तब तो वो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन आगे क्या कहता है देखो, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द फोर इमीडिएटली he has been in India during the 4 years immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 120 days। वही कहानी आगे जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके इंडियन सोर्स से आप एक इंडियन सिटीजन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया विजिट पे आए हो, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं जो आपके एग्जाम का ईयर है उसी को यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, आपका प्रीवियस ईयर 24-25। तो सपोज कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट पे आया है प्रीवियस ईयर 24-25 में, और जिस ईयर में वो इंडिया में आया दैट इज 24-25, अगर उसकी इंडियन सोर्स से इनकम, अगर इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उसको हम रेजिडेंट कैसे बनाएंगे? 182 दिन का प्रोविजन तो है ही, वो तो मेन प्रोविजन है। उसके अलावा अगर वो इंडिया में 120 days during the relevant previous year plus 365 days during last 4 years का स्टे इंडिया में दे देता है तो टैक्स पर्पज के लिए वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसकी इंडियन सोर्स से इनकम ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अप टू 15 lakhs है, 15 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में हम उसके लिए 182 दिन का प्रोविजन लेके चलेंगे, 182 डेज का प्रोविजन लेके चलेंगे। उसके लिए नहीं अप्लाई होगा 120 डेज प्लस 365। क्लियर है? तो देखिए जो 3 एक्सेप्शन थे उसमें जो लास्ट वाला है उसमें थोड़ा सा कैच है, वो कैच आप लोगों को समझना है। अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट पे आया है, जो इंडिया विजिट पे आया है, तो हम चेक करेंगे उसकी इंडियन सोर्स से इनकम कितनी है। अगर इंडियन सोर्स से इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा है तो 120 डेज प्लस 365 डेज, और अगर इंडियन सोर्स से इनकम उसकी अप टू 15 lakhs है तो बेटा हम देखेंगे सिर्फ कितना, फिर हम बात करेंगे 182 डेज। ठीक बात है? चलिए, तो जैसे ही आप किसी को रेजिडेंट बना देते हो, जैसे ही किसी को आप रेजिडेंट बना देते हो, हमारा काम बढ़ जाता है और उसके लिए हम लोग चले जाते, हमारा काम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? फिर हमें चेक करना होगा कि वो जो रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन वहां चलने से पहले एक बात और बता दूं आपको, और वो बात है कि जो लोग 120 प्लस 365 के प्रोविजन के थ्रू रेजिडेंट बनते हैं उनका स्टेटस पहले से ही डिटरमाइन हो जाता है, उनको हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट करते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में 120 प्लस 365 के प्रोविजन को यूज करके रेजिडेंट बने हो तो बाय डिफॉल्ट आप इंडिया में रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट किए जाओगे। ठीक है प्यारे दोस्तों? और उस केस में बताइए कौन सी इनकम आपके हाथ में टैक्स होगी। सपोज आप इंडिया में रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट हुए तो बताइए कौन सी इनकम एज पर सेक्शन 5 कौन सी इनकम आपके हाथ में टैक्स होगी। तो नंबर 1 इंडियन इनकम तो हमेशा टैक्स होगी, प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम, इंडियन इनकम प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम। और आपको पता है लिमिटेड फॉरेन इनकम क्या होती है? पता तो होगा, ये तो रिवीजन बैच है। क्या कह रहे हो सर नहीं पता? तो बेटा आपको फिर उसके लिए फुल कोर्स परचेज कर लेना चाहिए और वहां से पढ़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पे अच्छे से स्टडी नहीं की, और अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी हम अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पाएंगे और हो सकता है हमारा अटेम्प्ट फिर लग जाए। तो इसीलिए उसके लिए आपके लिए फुल फ्लेज कोर्सेज हैं हमारे, जिसको आप बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। ये क्लासेस तो यूट्यूब पे चल रही हैं आप लोगों के रिवीजन के लिए, आप लोगों को रिफ्रेश करने के लिए, पॉलिश करने के लिए। ठीक बात है? तो देखिए लिमिटेड फॉरेन इनकम किसको कहते हैं? तो कहता है एक ऐसी फॉरेन इनकम, देखो नाम ही क्या है उसका, लिमिटेड फॉरेन, तो बाय डिफॉल्ट तो फॉरेन है ही। तो एक ऐसी फॉरेन इनकम जो या तो बिजनेस इनकम हो या प्रोफेशनल इनकम हो, ऐसे पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर वो बिजनेस इनकम है तो कैसे ट्रीट करेंगे? देखिए एक ऐसी बिजनेस इनकम जो अर्न आउटसाइड इंडिया,
रिसीव आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मतलब बिजनेस इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, बिजनेस इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से। इसको कहते हैं लिमिटेड फॉरेन इनकम। एंड द सेकेंड वन इज प्रोफेशनल इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट प्रोफेशन सेटअप कहां पे? इंडिया में। आता है समझ में? तो इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड फॉरेन इनकम। तो जैसे ही आप इंडिया में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट होते हो, तो बेटा जी आपके हाथ में जो इनकम इंडिया में टैक्स होगी वो होगी इंडियन इनकम प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम। ठीक बात है? तो चलिए, अगर आप इंडिया में आ जाइए वापस, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट बने हो कौन से प्रोविजन से? 120 डेज प्लस 365 से, तो आप बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनोगे, और उस केस में आपके हाथ में इंडिया में इंडियन इनकम प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप रेजिडेंट बने हो किसी और प्रोविजन से, जैसे 182 डेज वाले प्रोविजन से या 60 प्लस 365 वाले प्रोविजन से, तो हमें उस रेजिडेंट के बाद ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बनाने के लिए जाना होगा सेक्शन 66 पे। उसको हम लोग कहते हैं बेटा एडिशनल कंडीशन। जैसे अगर मैं आपके साथ यहां पे स्टडी करूं तो देखो क्या लिखा हुआ, आफ्टर बिकमिंग रेजिडेंट अंडर सेक्शन 61 ऑफ द एक्ट, अ रेजिडेंट इज क्लासिफाइड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक बात है? आफ्टर बिकमिंग रेजिडेंट अंडर सेक्शन 61 ऑफ द एक्ट, a resident is classified as a ordinary resident or not ordinary resident for the purpose of determination of total income। तो जैसे ही आपने रेजिडेंट बना दिया, आपको चेक करना होगा, क्योंकि टैक्स में सिंपली रेजिडेंट कुछ नहीं होता। अगर एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो आइदर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। सिंपली रेजिडेंट बोल देना इनकम्प्लीट है। हालांकि हम लोग एग्जाम में अगर रेजिडेंट कहीं लिखा है तो उसको ट्रीट कर लेते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो एक अलग बात है। तो देखो कहता है सेक्शन 66 में दो एडिशनल कंडीशन दी गई हैं। सेक्शन 66 में दो एडिशनल कंडीशन दी गई हैं और इन दोनों में से आपको दोनों कंप्लीट करनी होगी अगर किसी रेजिडेंट को आपको इंडिया में ऑर्डिनरी ट्रीट करना है। जैसे रेजिडेंट बनाने के लिए सेक्शन 61 में दो बेसिक कंडीशन दी गई थी और उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा था तो हमारा इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट बन जाता था। लेकिन उसको ऑर्डिनरी बनाने के लिए सेक्शन 66 में जो दो एडिशनल कंडीशन दी गई हैं वो आपको सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ही कंप्लाई करनी है, दोनों ही सेटिस्फाई करनी है, तभी आपका इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट ऑर्डिनरी बन पाएगा। ठीक बात है बच्चों, आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं कि सेक्शन 6 में कौन से वो दो एडिशनल कंडीशंस दिए गए हैं। आइए जरा उसको हम लोग रीड करते हैं। देखिए, फॉर क्वालिफाइंग एज अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर 1, he has been a resident in India. He has been a resident in India in at least 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। कहता है कि देखो पहली कंडीशन ये है कि जिस ईयर में वो रेजिडेंट है उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसके लास्ट 10 इयर्स में, उसके लास्ट 10 इयर्स में क्या किसी भी 2 इयर्स में वो इंडिया का रेजिडेंट था? मतलब पिछले 10 साल में क्या वो किसी भी 2 साल में इंडिया का रेजिडेंट था? किस पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में क्या वो इंडिया का रेजिडेंट था? अगर ये कंडीशन, अच्छा कैसे निकालोगे पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में रेजिडेंट था या नहीं? उसके लिए वही 61 वाली कंडीशन आपको देखनी होगी, 61A या 61B।
तो अगर कोई इंडिविजुअल पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में इंडिया का रेजिडेंट है, तो हम मान लेंगे उसका पहला एडिशनल कंडीशन उसने फुलफिल कर दिया। अब फिर हम सेकंड के लिए जाएंगे, क्योंकि यहां दोनों के बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, एंड, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days और मोर ड्यूरिंग लास्ट 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। क्या पिछले 7 साल में उसका इंडिया में कम्युलेटिव स्टे 730 days का था? क्वेश्चन में इतनी डिटेल आपको दी जाती है कि सारी वर्किंग कर लोगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ हमें क्लाइंट के डेटा के ऊपर और पासपोर्ट के थ्रू वेरीफाई करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सब कैलकुलेशंस के लिए पासपोर्ट इज द कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट। खैर एग्जाम में पासपोर्ट तो नहीं दिया जाएगा आपको, एग्जाम में तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई होगी जिसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेशन कर लोगे। तो सेक्शन 6.6 में जो ये एडिशनल कंडीशंस आपको दी गई हैं, अगर ये दोनों ही एडिशनल कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो आप आर एंड ओ आर बन जाओगे। और आपको पता है ना, जैसे ही आप आर एंड ओ आर बन गए, टैक्स के लिए सबसे डेंजरस कैटेगरी है आर एंड ओ आर। आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी, मतलब चाहे उस इनकम को आपने इंडिया से बाहर कमाया हो या इंडिया में कमाया हो, ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर एक बात बताओ, आप फॉरेन इनकम इनके हाथ में टैक्स कर रहे हो, तो जो फॉरेन कंट्री है वो भी तो उसके ऊपर टैक्स मांगेगी। बिल्कुल सही बात है, सही दिमाग लगाया आपने। उस केस में बेटा हम लोग पढ़ते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो आप फाइनल में थोड़ा टच लोगे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करोगे। अभी तो हम कहां तक कन्फाइंड है? अभी हम कन्फाइंड है अपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 तक, जो हमारा सिलेबस है। तो हम लोग अभी सिर्फ स्टडी कर रहे हैं इंडियन प्रोस्पेक्टिव से, इंडियन लॉ के प्रोस्पेक्टिव से। जब 2 कंट्रियां इन्वॉल्व हो जाएंगी तो वहां पे कुछ और प्रोस्पेक्टिव आएगा जिसको आप फ्यूचर में पढ़ोगे, तो कंफ्यूज ना हो। मैंने हमेशा बताया है, योर इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। एक कमाई के ऊपर, आपकी एक अर्निंग के ऊपर 2 बार इनकम टैक्स नहीं लग सकता। योर इनकम कैन नॉट बी टैक्स ट्वाइस। सो अगर आप उस कंट्री में टैक्स दे रहे हो तो आपको यहां पे रिलीफ मिल जाएगा। ऐसे प्रोविजन हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हमारा पूरा प्रोस्पेक्टिव सिर्फ इनकम टैक्स के एंगल से है। सो अगर सेक्शन 6.6 के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए जाएं तो हमारा एसएससी बन जाएगा आर एंड ओ आर। और जैसे ही वो आर एंड ओ आर बन गया, उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी, फॉरेन इनकम भी और इंडियन इनकम भी। फॉरेन इनकम किसको कहते हैं बेटा? वो इनकम जो इंडिया के बाहर अर्न की गई हो प्लस रिसीव भी इंडिया से बाहर की गई हो। अगर ये दोनों कंडीशन आउटसाइड इंडिया है, अगर ये दोनों कंडीशंस आउटसाइड इंडिया है तो वो फॉरेन इनकम है, और आर एंड ओ आर के केस में वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। इंडियन इनकम तो इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस सबके हाथ में इंडिया में टैक्स होता है। आता है बेटा समझ में? बताएं। अब बताइए सेक्शन 6.6 में अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो या एक कंडीशन फुलफिल हो, एक कंडीशन फुलफिल से कुछ नहीं होगा। आप सीए इंटर अपने आप को पास तभी बोल पाओगे जब सीए इंटर के दोनों अटेम्प्ट पास हो जाएंगे। सिंगल एक अटेम्प्ट पास हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इंटर क्वालिफाइड हो गए। तो वैसे ही यहां पे 6.6 के दोनों कंडीशन फुलफिल होने होंगे तभी आप ऑर्डिनरी बनोगे। अगर दोनों ही नहीं हुए या एक ही हुआ दूसरा नहीं हुआ तो दोनों का इंप्लीकेशन एक है, आप रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट किए जाओगे, आप ऑर्डिनरी ट्रीट नहीं किए जाओगे। आप ऑर्डिनरी ट्रीट तभी किए जाओगे, आप ऑर्डिनरी ट्रीट तभी किए जाओगे जब सेक्शन 6.6 की दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर एंड ओ आर बनाने के लिए सेक्शन 6.1 का एक कंडीशन प्लस 6.6 के दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। और जैसे ही आपने आर एंड ओ आर बना दिया, आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी, आपकी इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही आप आर एंड एनओआर बन गए, कैसे बनेंगे आर एंड एनओआर?
6(1) की कंडीशन तो आपने फुलफिल कर दिया था, 6(1) की कंडीशन तो फुलफिल हो गई, तभी तो आप रेजिडेंट बने थे। लेकिन 6(6) की दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो रेजिडेंट तो बन गए आप, लेकिन कौन से वाले? नॉट ऑर्डिनरी। और उस केस में आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी? इंडियन इनकम तो होनी है। लिमिटेड फॉरेन इनकम किसको कहते हैं? लिमिटेड फॉरेन इनकम, बिजनेस इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। प्रोफेशनल इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया बट प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। और अगर आप नॉन रेजिडेंट बन गए, आपने 6(1) वाली कंडीशन ही फुलफिल नहीं की थी, तो उस केस में बेटा आपके हाथ में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। मोदी जी एक कॉन्सेप्ट और लेके आए हैं आपके लिए, डीम्ड रेजिडेंट का। डीम्ड रेजिडेंट का देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रोविजन के आने से पहले आपको रेजिडेंट बनाने के लिए इंडिया में कुछ दिन रहना पड़ता था, कुछ दिन, और वो कुछ दिन डिफाइन किया हुआ था। लेकिन इस प्रोविजन के बाद कंक्लूजन यह है कि हो सकता है आप इंडिया में एक दिन भी ना रहें ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएं। तभी तो नाम दिया गया है डीम्ड रेजिडेंट। क्या मतलब होता है बेटा? डीम्ड का लॉ में मान लेंगे, और मानना कब जाता है? जब रियल में नहीं होता। अगर आप रियल में रेजिडेंट हो, 6(1) की कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, तो मुझे मानने की जरूरत क्या है? तो डीम्ड तभी अप्लाई होगा जब 6(1) अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 6(1) में कवर हूं तो फिर मानने की जरूरत क्या है? तो देखिए इन्होंने कहा कि कुछ केसेस में हम आपको रेजिडेंट मान लेंगे, आप हो नहीं रियल में, जो एक्चुअल प्रोविजन है आप उसमें कवर्ड नहीं हो। अगर उसमें कवर्ड होते तो आप रेजिडेंट होते, फिर मानने की जरूरत क्या थी? तो मानना किसको है? देखो, डीम्ड रेजिडेंट। एन इंडिविजुअल शैल बी डीम्ड टू बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। An individual shall be deemed to be resident of India if the following conditions are satisfied. Number 1, he is a citizen of India. He is a citizen of India. बताइए, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो? नंबर 1 कंडीशन। दूसरा, his total income other than income from foreign sources exceed 15 lakhs during the previous year. और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपकी टोटल इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। आप एक इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सोर्स से आपकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, प्लस 6(1) की कंडीशन आप फुलफिल नहीं करते। अरे भाई, अगर 6(1) की कंडीशन फुलफिल कर दे वो, तब तो वो एक्चुअली में रेजिडेंट बन जाएगा, तो 6(1) की कंडीशन फुलफिल ना हो, ये इंप्लाइड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर डी, he is not liable to tax in any country territory by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature. और जिस भी कंट्री में वो रहता है सिटीजन इंडिया वाला, उस कंट्री में उसके ऊपर टैक्स ना लगता हो, उसकी वजह कोई भी हो। हाँ, इसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए कि वहां टैक्स तो लग रहा था लेकिन उसने दिया नहीं, चोरी कर ली, वो वजह नहीं। लेजिटिमेट कोई रीजन हो, लीगल कोई रीजन हो, या तो वहां के डोमिसाइल की वजह से, वहां के रेजिडेंट की वजह से, या किसी और सिमिलर क्राइटेरिया जो लीगली अवेलेबल है और उस वजह से उसको वहां पे टैक्स नहीं देना। तो बताइए हमारे मोदी जी क्या कहते हैं कि अगर तुम किसी के नहीं हो तो मैं क्यों ना मान लूं कि तुम मेरे हो। अगर आप किसी के नहीं हो तो हम क्यों ना मान लें कि आप मेरे हो। तो कहा गया कि देखिए, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ऊपर है, 6(1) में कवर नहीं है, और दुनिया के किसी भी कोने में जहां पे वो रहता हो वहां पे उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, ड्यू टू वहां का जो लोकल लॉ है, ड्यू टू रेजिडेंट, डोमिसाइल और कोई और क्राइटेरिया जिसकी वजह से वहां उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम इंडिया का डीम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। और जैसे ही 6(1)A में प्रोविजन है, 6(1)A में जैसे ही 6(1)A में वो डीम्ड रेजिडेंट बनेगा, हमारा लॉ कहता है कि उसको हम बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट करेंगे। इसको भी 6(6) में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो 6(6) में 2 कैटेगरी के रेजिडेंट को जाने की जरूरत नहीं,
एक तो 120 प्लस 365 से जो रेजिडेंट बने थे, और दूसरा जो 61A में डीम्ड रेजिडेंट बन गए हैं। तो इन दोनों को 66 में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अलग से कैटेगरी बना दिया, पहले ही बना दिया कि इन दोनों को हम क्या ट्रीट करेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इसी कॉन्सेप्ट और प्रोविजन के ऊपर 6 मार्क्स 8 मार्क्स, कई बार तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो यहां पे प्रोविजन की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो बोलिए, समझ में आया? तो ये आपका प्रोविजन था। हमने देखो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 की बात की, यहां पे 6 की बात की और 6(1)(a) की बात की। ठीक है, तो इन प्रोविजंस को यूज करके हम एक इंडिविजुअल का स्टेटस निकालते हैं, और कंक्लूजन है कि इन प्रोविजन को यूज करके हम किसी इंडिविजुअल को या तो आर एंड ओ आर बनाएंगे, आर एंड एनओआर बनाएंगे, या नॉन रेजिडेंट बनाएंगे। अगर आर एंड ओ आर है तो उसकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी, इंडियन एज वेल एज फॉरेन इनकम। अगर आर एंड एनओआर बनाएंगे तो कौन सी इनकम टैक्स होगी, इंडियन प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम टैक्स होगी। और अगर नॉन रेजिडेंट बनाएंगे तो सिर्फ कौन सी इनकम, इंडियन इनकम टैक्स होगी। अब आ जाइए जल्दी से, एक छोटा सा प्रोविजन है उसको पढ़ लेते हैं, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन इसके ऊपर भी आया हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ शिप। अरे अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो उसके लिए 182 डेज का प्रोविजन अप्लाई होगा, 6365 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि जो लोग इंडियन शिप पे जॉब करते हैं और वो फॉरेन बाउंड शिप है, मतलब उसका डेस्टिनेशन कहां है, आउटसाइड इंडिया, तो कैसे काउंट करें क्रू मेंबर का, काउंटिंग कैसे करें कि कब से कब तक वो इंडिया में था और कब से कब तक वो इंडिया से बाहर था। तो उसके लिए देखो यहां पे एक क्लैरिफिकेशन नेचर का प्रोविजन है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। आराम से पढ़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक बार आई थिंक 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन member of crew member of foreign bound ship, देखिए, in case of individual being an Indian citizen and a member of crew of foreign bound ship, foreign bound ship का मतलब है वो शिप जिसका डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया हो, जिसका डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया हो, लिविंग इंडिया, the period of stay in India shall in respect of such ship shall be determined in the manner and subject to which prescribed conditions। और देखिए वो कंडीशंस क्या है, नीचे दिया हुआ है, for determining the period of stay in India the following period shall not be included। कौन से पीरियड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आओ देखो, डेट एंटर्ड इनटू द continuous discharge certificate in respect of joining the ship by said individual for the eligible voice। जब कोई क्रू मेंबर शिप पे ड्यूटी करने जाता है तो जैसे ही वो शिप को ज्वाइन करता है उसको एक अपना अटेंडेंस लगाना होता है, कुछ इस तरीके से याद कर लो। तो जिस दिन वो शिप को ज्वाइन करेगा, साइन कर देगा, वहां से लेके जिस दिन उसने किया वहां से लेके कब तक, अब जब वापस आएगा तब भी उस रजिस्टर पे उसको साइन करना होता है, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। तो कहा गया कि देखिए जिस दिन वो उस रजिस्टर में साइन करता है जाने का और जिस दिन आने का, वहां से लेके वहां तक साइन, ज्वाइनिंग द शिप और साइनिंग ऑफ के पीरियड को हम मान के चलेंगे कि वो इंडिया के
बाहर स्टे करता है उसको हम इंडिया में स्टे नहीं मानेंगे। मतलब 365 माइनस 365 माइनस जितना पीरियड ये कैलकुलेट होके आएगा हम एज्यूम कर लेंगे कि वो यहां से बाहर है, उसको हम इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए, ये हम लोगों ने कवर कर लिया, अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब हमारा बच गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का स्टेटस कैसे निकाला जाए बेटा, उसका प्रोविजन सेक्शन 6(2) में दिया गया है। आप कहोगे सर ये तो हम लोग मेन चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ते थे। यस बेटा, मैं फिर बार बार रिपीट करूंगा कि जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर नहीं किया है वो फुल फ्लेज कोर्स परचेज कर लें। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन की क्लासेस। और हमारा टॉपर्स इंस्टीट्यूट तो जनवरी 26 के लिए हर पेपर 1100 रुपए, आप सीए इंटर का कोई भी पेपर 1100 में परचेज कर सकते हैं। अगर आप देखें ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है बेटा, और इसीलिए जैसे ही हम लोग थोड़ा फीस कम करते हैं स्टूडेंट, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, एक फेस टू फेस में जितने 6 महीने में एडमिशन होते हैं हम लोग एक दिन में ये कोर्सेज बेच लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि स्टूडेंट सोचता है कि यार अगर मैं एक चाय की कॉस्ट भी पर डे सेव कर लूं तो शायद महीने में मैं अपना एक पेपर परचेज कर सकता हूं। सो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा कॉन्शियस होके मेहनत कर लोगे अच्छे से यहां पे तो सोचिए ये इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ है, आप पूरी लाइफ सिक्योर रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि ये रिवीजन बैच आपके लिए नहीं है क्योंकि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना फास्ट हो रहा है, तो बेटा इसका मतलब यही है कि आपने जब फर्स्ट टाइम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की थी तो आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो आपके लिए फुल फ्लेज बैच है। आप कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पे, या फिर टॉपर्स के ऐप पे चले जाएं, वेबसाइट्स पे चले जाएं, वहां पे भी नंबर, कांटेक्ट नंबर सब अवेलेबल है। आप वहां से कांटेक्ट करें और सीए इंटर का कोई भी पेपर आप शॉप कर सकते हैं जस्ट 1100। कहने में भी अजीब लग रहा है लेकिन यस, आप लोग लकी हो कि आजकल ये क्लासेस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे आपके लिए 1100 रुपए में अवेलेबल है। नहीं तो यही क्लासेस कभी 20,000 प्लस पे करके फेस टू फेस में बच्चों को अटेंड करनी पड़ती थी। चलिए, तो अब बात आती है सेक्शन 6(2) रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया में रेजिडेंट कब होगी और इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होगी, हम पढ़ने जा रहे। और बच्चों आपको मालूम है कि HUF भी इंडिविजुअल की तरह अगर एक बार रेजिडेंट हो गया तो फिर वो ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है। लेकिन वहां पे जाने से पहले ये तो हम समझ लें कि वो रेजिडेंट है भी कि नहीं। तो कैसे चेक करें, तो बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने फर्म के लिए किया था। बताओ, एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया के रेजिडेंट कब होती थी, अगर उसके बिजनेस अफेयर का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है। सेम प्रोविजन HUF के लिए ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। आओ देखो, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, हमें पता है। वंस इट बिकम रेजिडेंट देन इट कैन बी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ये भी हमें मालूम है। लेकिन एक HUF इंडिया का रेजिडेंट कब बनेगा, देखो क्या कहता है। Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of business affairs is wholly or partly situated in India। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंडिया की रेजिडेंट तभी बनेगी जब उसके बिजनेस अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड हो। बिल्कुल सिमिलर लाइन का प्रोविजन है जैसा हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में किया था। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली can be resident if control management of business affairs are wholly or partly situated in India। तो बताइए फिर वो नॉन रेजिडेंट कब होगी, वो नॉन रेजिडेंट तब होगी जब उसका कंट्रोल मैनेजमेंट wholly आउटसाइड इंडिया है। तो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया गया होगा, कुछ बातें आपको बताई होंगी। आपको ध्यान रखना है कि HUF के अंदर हेड एंड ब्रेन कौन होता है, कर्ता। तो कर्ता की एक्टिविटीज, कर्ता के मूवमेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि बिजनेस अफेयर्स का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां पे सिचुएटेड है। अगर पार्टली भी इंडिया में सिचुएटेड है
तो वो HUF इंडिया की रेजिडेंट कहलाएगी, लेकिन अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होनली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। और जैसा आपको बचपन से मालूम है कि जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बन गई उसकी सिर्फ इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगी, लेकिन जैसे ही रेजिडेंट बना दिया आपने, आपकी मुसीबत बढ़ गई। हमें चेक करना होगा वो ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। बताइए, आई होप लिंक कर पा रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, देखिए, a Hindu undivided family is said to be resident in India if control and management of business affairs is wholly or partly situated in India। नॉन रेजिडेंट कब बनाओगे, कैसे बनाओगे? HUF is non-resident in India if control management of business affairs is wholly situated outside India। उस केस में नॉन रेजिडेंट। ठीक बात है बच्चों। अब जैसे ही आपने रेजिडेंट बना दिया, कहानी आ गई कि वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी कैसे बनेगा। तो बेटा यहां बड़ा आसान है। अभी हम 6-6 पढ़ के आए हैं, याद करो। 6-6 में 2 एडिशनल कंडीशन थी। अगर इंडिविजुअल उन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देता था, अगर इंडिविजुअल उन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देता था तो वो इंडिया का ऑर्डिनरी बनता था। सेम प्रोविजन यहां पे है, लेकिन हम इंडिविजुअल टर्म यहां यूज नहीं करेंगे, यहां यूज करेंगे कर्ता। अगर किसी HUF का कर्ता, कौन सा HUF? जिसको हमने रेजिडेंट बना रखा है, अगर कर्ता पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में इंडिया में रेजिडेंट है, प्लस पिछले 7 साल में उसका कम्युलेटिव स्टे इंडिया में 730 डेज का है, तो वो HUF इंडिया में टैक्स पर्पज के लिए रेजिडेंट ऑर्डिनरी ट्रीट की जाएगी। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुए तो HUF को हम इंडिया में रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी बोलेंगे। और अगर 6-2 ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो सिर्फ नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। बोलिए, फर्स्ट शॉर्ट में समझ में आ गया या रिपीट करूं? देखो, जैसे ही आपने HUF को इंडिया में रेजिडेंट बनाया, अब हमारे ऊपर ये ओनस आ गया कि हम चेक करें कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। तो उसके लिए हम 6-6 पे जाएंगे। सेम प्रोविजन है जो इंडिविजुअल के लिए हुआ करता था। तो हम 6-6 पे जाएंगे और 6-6 कहता है कि अगर ये दोनों ही कंडीशन HUF का जो करता है फुलफिल कर देता है तो वो HUF टैक्स पर्पज के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगी। कंडीशन क्या है? वही सेम। अगर कर्ता पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में इंडिया का रेजिडेंट है। अब कैसे चेक करोगे कर्ता पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल इंडिया का रेजिडेंट है? 6(1) के प्रोविजन के हिसाब से। हमें यह नहीं देखना कि HUF पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में रेजिडेंट है कि नहीं, हमें कर्ता का चेक करना है कि क्या कर्ता पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में इंडिया का रेजिडेंट था। और उसके लिए हमें 6(1) में जाना होगा और देखना होगा क्या कर्ता ने 6(1) के जो 2 बेसिक कंडीशन थे उसमें से कोई भी एक कंडीशन पिछले 10 साल में से किसी 2 साल में फुलफिल किया कि नहीं, एंड पिछले 7 साल में उसका कम्युलेटिव स्टे इंडिया में 730 डेज का था या नहीं। अगर कर्ता ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है दोस्तों, तो ये HUF इंडिया में रेजिडेंट ऑर्डिनरी ट्रीट होगा। अगर नहीं करता तो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी ट्रीट होगा। और सेक्शन 6(2) वाली कंडीशन ही शुरू में पूरी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। और जैसा कि आपको पता है, जैसे ही आपने उसको रेजिडेंट ऑर्डिनरी बनाया, उसकी ग्लोबल इनकम HUF की इंडिया में टैक्स हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्स होगी। लेकिन जैसे ही आपने रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी बोला, इंडियन इनकम प्लस लिमिटेड फॉरेन इनकम, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ एंड सिर्फ उसकी इंडियन इनकम इंडिया में टैक्स होगी। अब इंडियन इनकम क्या होती है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। वो इनकम जो अर्न इंडिया में की गई हो या इंडिया में रिसीव की गई हो, दोनों के बीच में और है। या तो वो इनकम इंडिया में अर्न हो या इंडिया में रिसीव हो। फॉरेन इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया प्लस रिसीव आउटसाइड इंडिया। अगर ये दोनों एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया है, अगर ये दोनों एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन इनकम है। और लिमिटेड फॉरेन किसको बोलेंगे? तो एक ऐसी बिजनेस इनकम जो अर्न आउटसाइड इंडिया
एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड फॉरेन इनकम। या फिर प्रोफेशनल इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया, बट प्रोफेशन सेटअप कहां पे है, इंडिया में, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटेड फॉरेन इनकम। और आर एंड एनओआर के केस में सारी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होती, लिमिटेड फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स होती है प्लस इंडियन इनकम। और अगर नॉन रेजिडेंट है तो सिर्फ कौन सी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, सिर्फ इंडिया में टैक्स होगी इंडियन इनकम। ठीक, तो ये आपके सारे टैक्सेबल एंटिटीज का हमने स्टेटस देख लिया। कंपनी का हमने लास्ट क्लास में किया था 6.3 कि अगर इंडियन कंपनी है तो बाय डिफॉल्ट वो इंडिया के रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इंडिया। अगर फॉरेन कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड है तो वो हमारे लिए रेजिडेंट मानी जाएगी, लेकिन फॉरेन कंपनी का अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट है। वैसे ही हमने फर्म का चेक किया था, एचयूएफ का चेक किया था, तो यहां आपका स्टेटस खत्म हो जाता है। अब इसके ऊपर एग्जाम में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको स्टे के बारे में डिटेल दे देगा और उसके बेसिस पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां पे हमारा लीगल प्रोविजन खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए टाटा बाय बाय। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बैंक पे आ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे।